हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 का 4th टॉपिक, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। पिछले लेक्चर में हमने शुरुआत करी थी जर्मनी के यूनिफिकेशन के साथ, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है और जर्मनी एज अ नेशन स्टेट इमर्ज होता है। अब आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे इटली के यूनिफिकेशन के बारे में। तो हमारे आज के लेक्चर का नाम है द मेकिंग ऑफ इटली। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ इटली, जहां पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हुआ और कैसे इटली एक नेशन बना। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर अगले पेज में यहाँ तक दिया गया है और इसी टॉपिक से रिलेटेड 2 मैप्स और एक बॉक्स 2 भी आपके चैप्टर में दिया गया है और इन सभी को हम कवर करने वाले हैं अच्छे से हमारे आज के इस लेक्चर में। तो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जर्मन लोग अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड थे और जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स किए गए। सिमिलरली इटली का भी केस था। इटालियंस 19th सेंचुरी में अलग अलग रीजन्स में बटे हुए थे, डिवाइडेड थे। कोई भी एक सिंगल यूनिफाइड इटली नाम का देश उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था। तो सभी इटालियन लोग जो थे वो 19th सेंचुरी में अलग अलग किंगडम्स का हिस्सा थे, अलग अलग एम्पायर्स का हिस्सा थे, डिफरेंट रूलर्स के कंट्रोल में आते थे। तो 19th सेंचुरी में, स्पेसिफिकली मिड 19th सेंचुरी में, इटालियंस जो थे वो स्कैटर्ड थे, मतलब कि बटे हुए थे, फैले हुए थे अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स में यानी कि किंगडम्स में और साथ ही साथ हैब्सबर्ग एम्पायर में भी। तो कुछ इटालियंस थे जो कि डिफरेंट किंगडम्स में रहते थे, डिफरेंट रूलर्स के कंट्रोल में आते थे, और कुछ इटालियंस ऐसे थे जो कि हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में रहते थे। तो यहाँ पर कोई भी यूनिफाइड इटली नाम का देश उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था। मिड 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इटली उस समय 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। मतलब तब इटली नाम का कोई देश तो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जो भी इटालियंस थे वो टोटल 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थे। अब इन 7 स्टेट्स को अलग अलग रूलर्स रूल करते थे, अलग अलग किंगडम्स रूल करते थे, राजा रूल करते थे। 7 में से 6 स्टेट्स ऐसी थी जहां पर फॉरेन रूलर्स थे। फॉरेन रूलर्स का मतलब है कि बाहर के रूलर्स यहाँ पर इटालियंस को रूल करते थे। लेकिन एक ऐसी स्टेट थी जिसका नाम था सर्दिनिया पीडमोंट, जहां पर इटालियन प्रिंसली हाउस था। मतलब कि 7 में से 6 स्टेट्स ऐसी थी जहां पर फॉरेन रूलर्स थे, लेकिन सिर्फ एक ही स्टेट ऐसी थी जहां पर इटालियन भाषा बोलने वाला ही राजा था, मतलब कि एक इटालियन किंग था। और वो स्टेट कौन सी थी? सर्दिनिया पीडमोंट की स्टेट। तो अगर हम बात करें मिड 19th सेंचुरी की, तो इस समय सर्दिनिया पीडमोंट इटालियन रूलर के अंडर आता था और बाकी के रीजन्स अलग अलग रूलर्स के अंडर आते थे। जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्दर्न इटली की, तो नॉर्दर्न इटली का हिस्सा आता था हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर, मतलब कि ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंदर। इस मैप में अगर आप देखेंगे लोम्बार्डी और वेनेशिया का ये रीजन, तो ये पूरा रीजन आता था किसके अंडर? हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर। वहीं पर अगर हम बात करें सेंट्रल इटली की, मतलब कि पेपल स्टेट की, तो ये आता था अंडर दी पोप। अब पोप का मतलब क्या होता है? पोप हम कहते हैं कैथोलिक चर्च के हेड को। किसे कहते हैं? कैथोलिक चर्च के हेड को, मतलब कि रिलीजियस हेड को पोप बोला जाता है। तो यहाँ पर उस समय पोप के पास पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी। तो ये पोप जो थे कंट्रोल करते थे किसे? पेपल स्टेट को, यानी कि सेंट्रल इटली के हिस्से को। उसके बाद अगर हम बात करें सदर्न रीजन्स की, यानी कि अगर हम बात करें किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज की और इस हिस्से की, तो ये पूरा सदर्न इटली का जो हिस्सा था ये आता था बर्बन किंग्स के डोमिनेशन के अंडर। ये बर्बन किंग्स फ्रांस के नहीं थे, ये बर्बन किंग्स थे स्पेन के। अब जो फ्रांस के बर्बन किंग्स थे और जो स्पेन के बर्बन किंग्स थे, वो दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड थे, मतलब कि वो दोनों रिश्तेदार थे। ठीक है, लेकिन सदर्न रीजन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर
स्पेन के बर्बन किंग्स का कंट्रोल था। तो इस तरीके से नॉर्थ इटली का हिस्सा हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर आता था, सेंट्रल इटली का हिस्सा पोप के अंडर आता था, सदर्न रीजन्स आते थे बर्बन किंग्स के अंदर, और वहीं पर अगर हम बात करें सर्दिनिया पीडमोंट की तो ये आता था इटालियन प्रिंसली स्टेट के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम भाषा की बात करें तो कॉमन भाषा को भी यूज नहीं किया जाता था। मतलब इस पूरे रीजन में इटालियंस सेम यानी कि कॉमन फॉर्म ऑफ इटालियन लैंग्वेज का यूज नहीं करते थे, ये अलग अलग इटालियन भाषा का यूज करते थे। मतलब रीजनल डायलेक्ट्स का यहाँ पे यूज किया जाता था, कोई भी कॉमन फॉर्म में इटालियन भाषा को यूज नहीं किया जाता था। तो लैंग्वेज में भी अगर हम देखें तो इस रीजन में काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे। तो बिफोर यूनिफिकेशन मतलब कि 1858 के समय में इटली में लैंग्वेज के बेसिस में भी डिफरेंसेस थे, कोई कॉमन लैंग्वेज उस समय नहीं थी, और ये सभी लोग जो थे वो अलग अलग किंगडम्स में बटे हुए थे, डिफरेंट रूलर्स के कंट्रोल में ये लोग रहते थे, और यूनिफाइड इटली नाम का कोई भी देश उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये तो बात हो गई बिफोर यूनिफिकेशन की। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि आखिर कैसे यूनिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और कब हुआ। आप सभी को यूसेप्पे मज़ीनी का नाम तो याद ही होगा, हमने इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये कौन थे? ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इटली के यूनिफिकेशन में। कैसे? 1830s में मज़ीनी के ही दिमाग में ये आइडिया आया था कि उन्हें इटली को एक नेशन बनाना चाहिए और सभी इटालियंस को यूनिफाई करना चाहिए, साथ में लाना चाहिए। आप सबको याद होगा हमने इनके आइडियाज के बारे में पढ़ा था, जहां हमने ये पढ़ा था कि कैसे ये कहते थे कि भगवान खुद चाहते हैं कि कॉमन आइडेंटिटी के लोग मिलकर एक नेशन को क्रिएट करें और इसीलिए हमें इटली को क्रिएट करना चाहिए। तो यहाँ पर मज़ीनी कहते हैं कि इटली को क्रिएट करना चाहिए, एक नेशन को क्रिएट करना चाहिए इटालियंस के लिए। और फिर ये कहते हैं कि फिर उस हम एक देश में मतलब एक यूनाइटेड इटली में हम रिपब्लिक को एस्टैब्लिश करेंगे। रिपब्लिक का मतलब कि लोगों को ये अधिकार देंगे कि वो वोट कर सके और अपने हेड ऑफ द स्टेट को, अपनी सरकार को, रिप्रेजेंटेटिव्स को वो खुद से चुन सके। तो यहाँ पर मज़ीनी बात करते हैं रिपब्लिक की और यूनिफाइड इटली की, और इसीलिए वो एक कोहेरेंट प्रोग्राम को भी फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब कोहेरेंट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट का मतलब होता है वो आइडियाज जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, लॉजिकल होते हैं और आसानी से समझे जा सकते हैं। वहीं पे प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? एक प्लान या फिर स्कीम ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर कोहेरेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मज़ीनी ने कई ऐसे आइडियाज को जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उन आइडियाज को अच्छे तरीके से लिखा, स्प्रेड किया, प्रेजेंट किया, उसकी अच्छे से प्लानिंग करी, एक प्रोग्राम बनाया ताकि वो इटली को यूनिफाई कर सके और रिपब्लिक को एस्टैब्लिश कर सके इटली के देश के अंदर। तो यहाँ पर वो एक कोहेरेंट प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं, जो कि लॉजिकल होता है और इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है। ये इसी के लिए कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज को भी फॉर्म करते हैं, जिनमें से एक सीक्रेट सोसाइटी थी यंग इटली। यंग इटली के बारे में भी हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि कैसे मज़ीनी दो सोसाइटीज को फॉर्म करते हैं, जिनमें से एक सोसाइटी का नाम था यंग इटली। और यंग इटली को ये फॉर्म करते हैं किस लिए? अपने गोल्स को स्प्रेड करने के लिए, अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए, इटली को यूनिफाई करने के लिए। डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? आइडियाज को, अपनी बातों को स्प्रेड करना, प्रोपगेट करना। तो यहाँ पर ये यंग इटली को फॉर्म करते हैं ताकि ये अपने गोल्स को, आइडियाज को डिसेमिनेट कर सके, स्प्रेड कर सके, फैला सके। और फिर इसके बाद ये दो रेवोल्यूशंस भी शुरू करते हैं। पहली रेवोल्यूशन होती है 1831 में और दूसरी रेवोल्यूशन होती है 1848 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
ये दोनों ही रेवोल्यूशंस फेल हो जाती हैं, मतलब ये दोनों रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स यहाँ पर फेल हो जाती है और मज़ीनी यूनिफाई नहीं कर पाते हैं इटली को, क्योंकि इनकी रेवोल्यूशंस को दबा दिया जाता है। और जब मज़ीनी फेल हो जाते हैं तो उसके बाद ये जिम्मेदारी किस पर आ जाती है कि इटली को हमें यूनिफाई करना होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ जाती है सर्दिनिया पीडमोंट के रूलर के ऊपर। अब यहाँ पर ये जिम्मेदारी मज़ीनी नहीं देते हैं इमैनुअल II यानी कि सर्दिनिया पीडमोंट के रूलर को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ही ये रूलर अपने लिए लेते हैं। तो यहाँ पर सर्दिनिया पीडमोंट के जो रूलर थे किंग विक्टर इमैनुअल II, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और यूनाइट करेंगे इटली को, यूनिफाई करेंगे इटालियन स्टेट्स को वॉर के थ्रू। यहाँ पर आप सभी एक शब्द पढ़ रहे होंगे जिसका नाम है मैंटल। मैंटल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इटली को यूनिफाई किया जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है किंग विक्टर इमैनुअल II के हाथों में। अब ऐसा क्यों है कि किंग विक्टर चाहते थे कि वही यूनिफाई करे इटली को? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक कंजर्वेटिव थे। तो जैसे कि हमने जर्मनी के केस में पढ़ा था कि कैसे प्रशिया के राजा चाहते थे कि जर्मनी को यूनिफाई किया जा सके, यूनिफाई कर दिया जाए ताकि वो जर्मनी के राजा बन जाए, उनकी स्टेट पावर इंक्रीज हो जाए, उनकी पॉलिटिकल पावर इंक्रीज हो जाए। उसी तरीके से यहाँ पर सर्दिनिया पीडमोंट के जो राजा थे वो चाहते थे कि इटली यूनिफाई हो जाए ताकि उनकी पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ जाए और उनकी स्टेट की पावर भी इंक्रीज हो जाए। तो मोनार्की को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इटली के राजा बनने के लिए ये यूनिफाई करना चाहते थे इटली को। अब यहाँ पर मज़ीनी और किंग विक्टर में काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे, क्योंकि मज़ीनी एक रेवोल्यूशनरी थे। वो चाहते थे कि इटली को यूनिफाई किया जाए और डेमोक्रेसी को लाया जाए, रिपब्लिक को लाया जाए रेवोल्यूशन के थ्रू। और वहीं पे दूसरी तरफ किंग विक्टर जो थे वो मोनार्की को ही कंटिन्यू करना चाहते थे, वो रिपब्लिक को एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे, डेमोक्रेसी को नहीं लाना चाहते थे, रेवोल्यूशन नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी पावर इंक्रीज हो जाए। और यही हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरीके से 1848 के बाद से कंजर्वेटिव्स यूज करते हैं नेशनल सेंटिमेंट्स को अपने फायदे के लिए, अपनी स्टेट पावर को बढ़ाने के लिए, डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर इटली के केस में भी यही हुआ। सर्दिनिया पीडमोंट के जो रूलर थे वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे और इसीलिए वो इटली को यूनिफाई करना चाहते थे। अब इटली के यूनिफिकेशन के इस प्रोसेस को किसने सपोर्ट किया? इस प्रोसेस को सपोर्ट किया रूलिंग एलीट्स ने उसी रीजन के। तो इस पूरे रीजन के जो भी रूलिंग एलीट्स थे, मतलब जो अमीर लोग थे जो कि रूल कर रहे थे, उन सभी लोगों ने यहाँ पर इनको सपोर्ट किया, किंग को सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? अपने फायदे के लिए। क्योंकि इन लोगों ने सोचा कि अगर इटली यूनिफाई हो जाएगा, अगर इटली एक नेशन बन जाएगा तो उसकी मदद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, उनका फायदा होगा और साथ ही साथ उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे रूलिंग एलीट्स क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली के प्रोसेस को और साथ देते हैं किंग विक्टर इमैनुअल II का। अब जैसे कि हमने जर्मनी के केस में पढ़ा था कि अकेले राजा ने कोई काम नहीं किया, उन्होंने यूनिफिकेशन का प्रोसेस लीड नहीं किया, उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने चीफ मिनिस्टर को दी। उसी तरीके से इटली में भी हुआ। इटली में भी किंग ने खुद से यूनिफिकेशन का प्रोसेस लीड नहीं किया, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ये जिम्मेदारी दी कि उनके चीफ मिनिस्टर आगे बढ़े, मूवमेंट को लीड करे और इटली को यूनिफाई करे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके हाथों में दी गई? चीफ मिनिस्टर कवॉर के हाथों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिन्हें काउंट कवॉर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर किंग विक्टर चीफ मिनिस्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो इस मूवमेंट को लीड करे और यूनिफाई करे सभी इटली के रीजन्स को और इटली नेशन को क्रिएट करे। अब यहाँ पर जो काउंट
कवॉर थे या जो चीफ मिनिस्टर कवॉर थे वो कोई रेवोल्यूशनरी नहीं थे, वो कोई डेमोक्रेट नहीं थे। मतलब वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते थे, ना ही वो रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे। उनके अंदर कोई भी राष्ट्रभाव नहीं था। उनके अंदर ये फीलिंग नहीं थी कि हमें इटली बनाना है क्योंकि कॉमन आइडेंटिटी के लोगों को हमें साथ में लाना है, या हमारी पहचान के लिए हमें इटली को बनाना है। उनके अंदर ये सब फीलिंग्स नहीं थी, नेशनलिज्म की फीलिंग्स उनके अंदर नहीं थी। वो ना तो डेमोक्रेसी चाहते थे, ना वो रेवोल्यूशन चाहते थे। वो सिर्फ वही काम कर रहे थे जो उनके राजा ने उन्हें करने को बोला था। और ऐसा क्यों यहाँ पे बोला गया है? क्योंकि काउंट कवॉर बाकी के ही वेल्दी यानी कि अमीर और पढ़े लिखे मेंबर्स के तरह ही थे, जो कि इटालियन एलीट का हिस्सा थे। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इटली से या इस बात से कि कॉमन आइडेंटिटी के लोगों को साथ में रहना चाहिए, भाषा के आधार पे जो हमारी कॉमन आइडेंटिटी है उसके आधार पे हमारा देश बनना चाहिए। ये फीलिंग्स उनके अंदर नहीं थी। इनफैक्ट वो इटालियन से ज्यादा अच्छी फ्रेंच भाषा बोलते थे, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता था इटली से या इटालियन से। ठीक है, तो वो बाकी के ही वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर्स के तरह ही थे। और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये कोई रेवोल्यूशनरी नहीं थे, ये कोई डेमोक्रेट नहीं थे, ये कोई नेशनलिस्ट नहीं थे। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि कैसे चीफ मिनिस्टर कवॉर ने इस मूवमेंट को लीड किया और इटली को यूनिफाई किया। काउंट केवॉर ने काफी डिप्लोमेटिक तरीकों को अपनाया और साथ ही साथ वॉर्स का इस्तेमाल किया, सिमिलरली बिस्मार्क के तरह, जैसे उन्होंने जर्मनी में ब्यूरोक्रेसी और वॉर्स का इस्तेमाल किया। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कवॉर ने टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बनाए। टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस का मतलब क्या होता है? काफी सोच समझकर, लॉजिकली, चालाकी के साथ उन्होंने बातचीत करी और अलायंस फॉर्म करे। किसके साथ? फ्रांस के साथ। तो फ्रांस के साथ उन्होंने संधि करी, फ्रांस के साथ उन्होंने अलायंस बनाया और फिर उस अलायंस की मदद से उन्होंने इंजीनियर किया इस पूरे प्रोसेस को। इंजीनियर करने का मतलब क्या होता है? पूरी प्लानिंग करी कि कैसे इटली को यूनिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और अलायंस बनाया फ्रांस के साथ और फिर वॉर लड़ी ऑस्ट्रियन फोर्सेस के अगेंस्ट। तो अलायंस भी बनाया, डिप्लोमेसी का भी यहाँ पर उन्होंने यूज किया और वॉर का भी यहाँ पे उन्होंने यूज किया, आर्मी का भी उन्होंने यहाँ पर यूज किया। तो फ्रांस के साथ मिलकर इन्होंने 1859 में वॉर लड़ी ऑस्ट्रियन फोर्सेस के अगेंस्ट और ऑस्ट्रिया को यहाँ पर हरा दिया। अब अभी हमने पढ़ा था कि कैसे ऑस्ट्रिया जो था वो रूल करता था नॉर्दर्न इटली के ऊपर। तो जब 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया गया तो उसके बाद नॉर्दर्न इटली का हिस्सा आजाद हो गया और वो हिस्सा अब यूनिफाई कर दिया गया। तो नॉर्दर्न इटली का हिस्सा अब यहाँ पर किंग के पास आ चुका था। अब बचा था सेंट्रल हिस्सा और सदर्न इटली का हिस्सा। अब इस हिस्से को कैसे वो कैप्चर करते? अब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर केवॉर ने क्या किया? उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी का सहारा लिया, उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी की हेल्प ली। और वो रेवोल्यूशनरी कौन थे? वो थे ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। तो यहाँ पे गैरिबाल्डी की मदद ली गई आजाद कराने के लिए सदर्न इटली के हिस्सों को और सेंट्रल इटली के हिस्सों को। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी की मदद ली गई और फिर ट्रूप्स की मदद से और गैरिबाल्डी के आर्म्ड वॉलंटियर्स की मदद से लीड किया गया ये पूरा प्रोसेस और फिर सदर्न इटली को जीता गया। तो यहाँ पे गैरिबाल्डी अपने आर्म्ड वॉलंटियर्स के साथ, अपनी आर्मी के साथ आगे जाते हैं, ट्रूप्स के साथ साथ आगे जाते हैं, मैदान में, फ्रेम मतलब मैदान में उतरते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। अब यहाँ पर ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी कौन थे और इन्होंने कैसे ये सभी मूवमेंट्स को लीड किया, कैसे उन्होंने आर्म्ड वॉलंटियर्स के साथ आगे बढ़कर सदर्न इटली को हासिल किया, चलिए ये समझ लेते हैं। आपके चैप्टर में इन्हीं से रिलेटेड ये बॉक्स दिया गया है और साथ ही साथ एक कैरिकेचर भी दिया गया है। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी एक इटालियन फ्रीडम फाइटर थे, एक रेवोल्यूशनरी थे। ठीक है, और ये चाहते थे मजीनी के ही तरह कि इटली को यूनिफाई कर दिया जाए। इसीलिए ये 1833 में मजीनी को ज्वाइन करते हैं।
उनकी सीक्रेट सोसाइटी मतलब यंग इटली के मूवमेंट को ये ज्वाइन करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं रेवोल्यूशन में, जो कि 1834 में किया जाता है पीडमोंट में। लेकिन फिर इस अपराइजिंग को, इस रेवोल्यूशन को रोक दिया जाता है, दबा दिया जाता है, जिसके वजह से गैरिबाल्डी को भागना पड़ता है साउथ अमेरिका में और फिर 1848 तक ये साउथ अमेरिका में ही रहते हैं। फिर ये वापस आते हैं और ये देखते हैं कि कैसे किंग विक्टर इमानुएल II जो है वो इटली को यूनिफाई करना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर भी इनसे बात करते हैं। तो उसके बाद 1854 में ये किंग को सपोर्ट करते हैं और 1860 में ये अपनी 1000 की आर्मी बनाते हैं वॉलंटियर्स की। वॉलंटियर्स यहाँ पर कौन कौन थे? जो मिडिल क्लास के मेंबर्स थे, जो पेजेंट्स थे मतलब जो फार्मर्स थे, और जो स्टूडेंट्स थे। ये सभी वॉलंटियर्स होते हैं जो इनका साथ देते हैं वॉर लड़ने के लिए। तो यहाँ पर 1860 में एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 टू साउथ इटली को ये लीड करते हैं। एक्सपीडिशन का मतलब क्या हुआ? एक्सपीडिशन का मतलब हुआ कि ये एक अभियान करते हैं, आगे बढ़ते हैं साउथ इटली के तरफ 1000 आर्मी के लोगों के साथ, मतलब कि वॉलंटियर्स की आर्मी के साथ, जिन्हें रेड शॉर्ट्स भी बोला जाता था। तो यहाँ पर ये आगे बढ़ते हैं, साउथ इटली की तरफ जाते हैं, वहां पर लड़ाई लड़ते हैं और तब तक इनके वॉलंटियर्स 30,000 तक हो जाते हैं और फिर ये साउथ इटली का हिस्सा रीजन जीत जाते हैं और फिर उस रीजन को ये सौंप देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं किंग के हाथों में। तो अब किंग को नॉर्दर्न इटली भी मिल जाता है और सदर्न इटली भी मिल जाता है गैरिबाल्डी की मदद से। अब उसके बाद बचता है सेंट्रल इटली का इलाका, मतलब कि जो पोप के अंदर था। कौन सा? पेपल स्टेट। अब गैरिबाल्डी 1867 में जाते हैं अपनी आर्मी के साथ। कहां पर? पेपल स्टेट्स में। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पेपल स्टेट्स की काफी बड़ी आर्मी होती है और साथ ही साथ फ्रेंच आर्मी भी यहाँ पर मौजूद होती है, जिसके वजह से ये जंग यहाँ पे ये नहीं जीत पाते हैं। इनकी आर्मी बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स की छोटी होती है पेपल स्टेट की आर्मी और फ्रेंच आर्मी के सामने। तो इसीलिए उस समय तो ये उस रीजन को नहीं जीत पाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? 1870 में फ्रांस और प्रशिया की वॉर हो जाती है। हमने पढ़ा था कि कैसे जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए प्रशिया फ्रांस के साथ वॉर लड़ता है। कब? 1870 में। तो जब 1870 में फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर होती है, तो उस वॉर के वजह से रोम, यानी कि जो कैपिटल सिटी है इटली का, मतलब कि पेपल स्टेट्स, वहां से फ्रेंच आर्मीज को विड्रू कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो अब वहां पे सिर्फ पेपल स्टेट्स की ही आर्मी रह जाती है, जिसके सामने गैरिबाल्डी की आर्मी जीत जाती है और फिर फाइनली पेपल स्टेट्स भी ज्वाइन कर लेता है इटली को और इसी तरीके से यूनिफिकेशन हो जाता है इटली का। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि गैरिबाल्डी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इटली को यूनिफाई करने में, क्योंकि इन्होंने सदर्न इटली का हिस्सा और सेंट्रल इटली का भी हिस्सा दिलवाया है किंग विक्टर इमानुएल II को। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक कैरिकेचर आपके चैप्टर में दिया गया है यहाँ पर, जो कि बनाया गया था 1859 में। यहाँ पर आप देखेंगे दो लोगों को। यहाँ पे ये जो खड़े हैं ये है किंग विक्टर और जो इनके आगे यहाँ पर बैठे हैं ये है गैरिबाल्डी। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि गैरिबाल्डी एक बूट पहना रहे हैं किंग को और उस बूट के ऊपर लिखा है इटली। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है? गैरिबाल्डी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था साउथ इटली को जीतने में और साउथ इटली को जीतने के बाद उन्होंने उस रीजन को सौंप दिया था किंग विक्टर को। मतलब उस रीजन को गैरिबाल्डी ने आजाद किया और फिर दे दिया, सौंप दिया किंग विक्टर को, ताकि इटली यूनिफाई हो सके। और फिर सेंट्रल इटली में भी उन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया उसे आजादी दिलवाने में। इसीलिए यहाँ पे दर्शाया गया है कि इटली नेशन जो क्रिएट हुआ है वो गैरिबाल्डी के वजह से हुआ है और वो किस तरीके से सौंप रहे हैं इटली को किंग विक्टर के हाथों में। तो इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि वो इटली नाम का जो बूट है वो पहना रहे हैं, यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं और किंग विक्टर के साथ वो इटली नेशन को क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम एक बूट के ऊपर इटली को क्यों लिखा है?
मतलब इटली को एक बूट के तरीके से क्यों रिप्रेजेंट किया गया है? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप इटली का मैप देखें तो इटली का मैप एक बूट जैसा ही दिखता है, इसीलिए यहाँ पर बूट के ऊपर लिखा है इटली। तो यहाँ पर गैरिबॉल्डी के रोल को ही दिखाया गया है इस कैरिकेचर के थ्रू। तो इसी के साथ हमने समझ लिया है ज्यूसेppe गैरिबॉल्डी के बारे में और साथ ही साथ इस कैरिकेचर के बारे में भी। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सदर्न इटली के रीजन को कैसे इन्होंने हासिल किया, कैसे जीता। तो जैसे मैंने आपको बताया 1860 में ये सभी लोग जाते हैं, मार्च करते हैं साउथ इटली के तरफ और किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज के तरफ, जो कि इस हिस्से में लोकेटेड था। यहाँ पे ये सभी लोग मार्च करते हैं, ट्रूप्स जाते हैं और फिर जीत जाते हैं। किसकी मदद से जीतते हैं? लोकल पेजेंट्स के सपोर्ट की मदद से जीतते हैं। तो जो वहाँ के लोकल पेजेंट्स होते हैं वो भी गैरिबॉल्डी को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि वो स्पेनिश रूलर्स से परेशान हो जाते हैं, उनके लॉज से, उनके टैक्सेस से वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर स्पेनिश रूलर्स के अगेंस्ट सपोर्ट करते हैं गैरिबॉल्डी को और उनका साथ देते हैं, उनकी आर्मी का साथ देते हैं 1860 में। और फिर फाइनली यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है इटली का। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिफोर यूनिफिकेशन और आफ्टर यूनिफिकेशन का मैप कि किस तरीके से ये सभी रीजन्स जो पहले अलग अलग थे वो यूनिफाई हो जाते हैं अलग अलग ईयर्स में और एक कॉमन नेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1861 में यूनिफिकेशन हो जाता है इटली का और अब यूनाइटेड इटली का किंग कौन बनता है? विक्टर इमैनुअल II। तो विक्टर इमैनुअल II को 1861 में प्रोक्लेम कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अब 1861 में ये किंग बन जाते हैं, इटली भी यूनिफाई हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद इटालियन पॉपुलेशन में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अभी तक यही नहीं पता होता कि इटली है क्या या नेशनलिज्म का मतलब क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ज्यादातर जो इटालियन पॉपुलेशन थी वो इलिटरेट थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि नेशनलिज्म का आइडिया क्या है, लिबरल आइडिया क्या है, इटली क्या है। उन्हें इन सब आइडियाज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि वो इलिटरेट थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो इलिटरेसी रेट यहाँ पर इटालियन पॉपुलेशन के बीच में बहुत ज्यादा उस समय हाई था, जिसके वजह से ये सभी लोग ब्लिसफुली अनअवेयर थे। ब्लिसफुली अनअवेयर का मतलब क्या होता है कि आनंद पूर्वक तरीके से, बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के, एकदम शांति से यहाँ पर खुशी खुशी लोग जो थे वो अनजान थे इस बात से कि लिबरलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, इटली का मतलब क्या है। तो वो सभी लोग ब्लिसफुली अनअवेयर थे, अनजान थे। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैम अगर ये ज्यादातर लोग इटली के ब्लिसफुली अनअवेयर थे, अनजान थे, इन्हें अगर पता ही नहीं था लिबरल आइडियाज के बारे में, नेशनलिस्ट आइडियाज के बारे में, तो इन्होंने कैसे और क्यों सपोर्ट किया गैरिबॉल्डी को? ऐसा इसीलिए क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी स्पेनिश रूलर्स से। तो ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रूलर्स थे उनसे परेशान थे, इसीलिए इन्होंने गैरिबॉल्डी का साथ दिया, उनका सपोर्ट किया। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि गैरिबॉल्डी को सपोर्ट करने के बाद इटली नाम का एक देश बनेगा, यूनिफिकेशन हो जाएगा, या ये सब नेशनलिज्म के वजह से हो रहा है, लिबरलिज्म के वजह से हो रहा है। इस बात से ये अभी भी अनअवेयर थे। ये सिर्फ ये जानते थे कि इन्हें किस बात से परेशानी है, इन्हें टैक्सेस से परेशानी है, लॉस से परेशानी है, प्रैक्टिसेस से परेशानी है, कुछ मेजर्स से परेशानी है। और उनको जब गैरिबॉल्डी ने आकर बोला कि हम आपके इन रूलर्स को हटाना चाहते हैं तो उन्होंने उन्हें सपोर्ट कर दिया। इसलिए नहीं क्योंकि वो जानते थे लिबरलिज्म के बारे में या नेशनलिज्म के बारे में, सिर्फ इसीलिए सपोर्ट किया क्योंकि वो रूलर्स के खिलाफ थे, उस समय के जो रूलर्स थे उनके खिलाफ थे। इसीलिए वो ब्लिसफुली अनअवेयर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया गैरिबॉल्डी को सदर्न इटली को हासिल करने में। लेकिन वैसे ये इतने अनअवेयर थे कि इन्हें ये भी नहीं पता था कि इटालिया क्या है, मतलब इटली क्या है। इन्हें ये भी नहीं पता था कि ला तालिया का मतलब क्या होता है। ला तालिया मतलब द इटली, तो ये द इटली का मतलब भी नहीं जानते थे। इनफैक्ट इन सब लोगों को ये लगता था कि ला तालिया
विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम है। तो इन्हें ये नहीं पता था कि ये इटली एक देश है जिसमें वो रह रहे हैं। इन्हें ये लगता था कि ये नाम किसका है, विक्टर इमैनुअल मतलब कि किंग की वाइफ का नाम है। तो इतने ज्यादा अनअवेयर थे ये सभी लोग नेशनलिज्म से, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से या इटली नामक देश से। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि किस तरीके से 1861 में इटली का यूनिफिकेशन होता है और विक्टर इमैनुअल II को यहाँ पर किंग बनाया जाता है यूनाइटेड इटली का, और किस तरीके से कई सारे लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इटली के यूनिफिकेशन में। सबसे पहले ये आइडिया आता है मजीने के दिमाग में, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करता है वो आइडिया कौन, किंग विक्टर इमैनुअल II, जो ये सोचते हैं कि हमें इटली को यूनिफाई करना चाहिए अपने फायदे के लिए। फिर वो अपने चीफ मिनिस्टर कवोर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जो कि जंग लड़ते हैं, डिप्लोमेसी के थ्रू कुछ हिस्सों को हासिल करते हैं, और उसके बाद वो मदद लेते हैं किसकी, ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी की, जिसके बाद फाइनली यूनिफिकेशन हो जाता है 1861 में किसका, इटली का, और इसी तरीके से इटली एक नेशन बन जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक जिसका नाम था द मेकिंग ऑफ इटली यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे इटली का यूनिफिकेशन हुआ और कैसे इटली एक नेशन बना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।